हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आज हम लोग नए चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा जनित्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीसी जनरेटर बोलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डीसी मोटर का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा जनित्र। अगर हम लोग विद्युत धारा जनित्र की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है। विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है जब हम उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन हमारा डीसी जनरेटर कहलाता है। अगर हम डीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो आउटपुट मिलता है, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो क्या होगा, डीसी के टर्म में होगा। उसको हम अपने घरों में डायरेक्ट एसी के फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं, तो डीसी को अगर हमें एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, धीरे धीरे करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि इससे 3-4 क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल और आरबीएनएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये 4-5 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे इसको, लेकिन आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर ये चैप्टर आप ढंग से समझ लेते हैं तो इसी चैप्टर में लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इसमें डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो डीसी में आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो फ्लेमिंग के 2 रूल होते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है, दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहलाता है। फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल होता है, जिसको दाएं हाथ का नियम बोलते हैं, जो हमारा दाहिने हाथ का नियम होता है दोस्तों, इसको हम डीसी जनरेटर में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दाहिने हाथ का नियम बहुत आसान होता है। इसमें अगर हम अपने अंगूठे को और तर्जनी को और मध्यमा को, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत रखते हैं, तो यदि अंगूठा अंगूठा क्या है, फोर्स, अगर फोर्स मतलब बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और तर्जनी उसके बगल वाली जो उंगली है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो जो मध्यमा होती है उसमें धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम कैसे बोलते हैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब हो गया फोर्स, फोर्स मतलब बल, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, और जो मध्यमा होती है वो धारा को प्रदर्शित करती है। ये जो हमारा दाहिने हाथ का नियम है उसको हम डीसी जनरेटर में प्रयोग करते हैं। इसके अपोजिट में होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल दोस्तों हम लोग डीसी मोटर में प्रयोग करते हैं, और डीसी जनरेटर हम लोग दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डीसी मोटर की बनावट होती है, इसमें बॉडी की बात करते हैं तो सबसे बाहरी जो पार्ट होता है उसको हम फ्रेम या बॉडी बोलते हैं, जो हमारा योक कहलाता है। यह जो हमारा भाग होता है यह मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए भी पथ प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट होता है उसको हम फील्ड पोल बोलते हैं। हमारे पास पोल्स लगे होते हैं, जो खांचे बने होते हैं, खांचों में हमारी वाइंडिंग लगी होती है। तो फील्ड पोल में हमारी न्यूनतम संख्या 2 होती है। हमें पता है कि पोलों या ध्रुवों की संख्या हम कम से कम 2 हो सकती है, हमेशा इवन नंबर में होते हैं, और अधिकतम संख्या इसमें 8 होती है। ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा है ना एनिलीन स्टील का बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है इसका आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब दोस्तों होता है जो पार्ट घूमने वाला होता है। तो आर्मेचर एक ऐसा बेलनाकार भाग होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों लेमिनेटेड करके हम लोग इसको बनाते हैं। आर्मेचर कोर लेमिनेट होने से उसमें हिस्टेरेसिस हानि और एडी करंट धाराएं, जो हमारे पास 2 हानियां हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, भंवर धारा हानि और क्षैतिज हानियां, ये कम से कम हो जाती हैं अगर हम उस आर्मेचर को वो कर देते हैं, लेमिनेट करते हैं उसको, अगर हम लोग पटलित करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर में जो हमारी कुंडली लगी होती है, इसमें खांचे बने होते हैं, आर्मेचर में कुंडली लगी होगी। और सामान्यतः ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम माना जाता है या 1 ओम से कम रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो कुंडली होती है वो 2 तरीके की होती है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। लैप मतलब होता है ए बराबर पी। ए बराबर पी का मतलब क्या हो गया, ए को हम बोलते हैं समांतर पथों की संख्या, और पी मतलब ध्रुवों की संख्या। यदि समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या बराबर होती है तो वो हमारी लैप बाइंडिंग कहलाती है। वेव में ए बराबर 2 होता है, जहां पे समांतर पथों की संख्या 2 होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक में प्रतिरोध कम होता है, दूसरे में प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होता है। लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है।
जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें एक दूसरे के समांतर में परिपथ जो रेजिस्टेंस होते हैं, इससे उसका रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। लैप वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें धारा का मान अधिक होता है तो वोल्टेज कम होगा। और जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें जो समांतर पथों की संख्या 2 होती है, इसका मतलब कम होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वेव वाइंडिंग में जो धारा का मान होता है दोस्तों कम से कम होता है। ईएमएफ की बात करते हैं तो जो हमारे पास ईएमएफ विद्युत वाहक बल निकलता है, ये ब्रशों की संख्या और पथों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में कम्यूटेटर लगा होता है दोस्तों। कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना या डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कम्यूटेटर को हम लोग दिक् परिवर्तक बोलते हैं, इसमें कम्यूटेटर बार्स लगे होते हैं, ये शाफ्ट पे लगा होता है, क्योंकि हमारे पास जो आर्मेचर है, जो रोटर घूम रहा है, वहां से जो आउटपुट निकलता है वो डीसी होता है। उसको फिर वो क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दिक् परिवर्तक लगाते हैं। इसका मतलब चाहे वो हमारा डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, दोनों के केस में आपको कम्यूटेटर लगाना होगा। लेकिन जो हमारे पास एसी मशीन्स होती हैं, एसी मशीन्स में हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रश की बात करते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जो ये शाफ्ट पे कम्यूटेटर बार लगे होते हैं, इसको टच करता रहता है। कार्बन ब्रश कार्बन के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी जो दक्षता होती है वो अधिक से अधिक बनी रहे, उसमें स्पार्किंग कम से कम हो। तांबा या कार्बन के मिश्रण का बना होता है। कार्बन जो हमारा होता है ये इसका जो तापमान गुणांक होता है ये ऋणात्मक होता है, इसीलिए जल्दी गलता नहीं, इसीलिए हम इसको कार्बन या जो हमारा तांबा होता है उसको हम मिक्स करके इसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ इक्वेशन की बात करता है कि हमारे पास डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ मिलता है वो कितना होता है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फाई एन पी फाई जेड अपॉन 60A। एन की बात करते हैं तो एन हो गया हमारा स्पीड, जनरेटर की स्पीड कितनी हो गई, पी ध्रुवों की संख्या हो गया। फाई की बात करते हैं, फाई हमारा फ्लक्स हो गया। और जेड की बात करते हैं तो जेड हो गए चालकों की संख्या, और ए हो गया समांतर पथों की संख्या। इस तरीके से छोटा सा न्यूमेरिकल अगर कभी पूछता है तो इस वैल्यू पे पूछेगा। और जो हमारे पास लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग हमने पढ़ रखा है, लैप में ए बराबर पी हो जाता है तो ए और पी खत्म हो जाता है। वेव की बात करते हैं तो जहां पे ए है वहां पे हम लोग 2 रख देते हैं। कभी कभी इक्वेशन पूछता है कि लैप के लिए क्या ईएमएफ इक्वेशन बनेगी या वेव के लिए क्या इक्वेशन बनती है, तो हम इन दोनों से उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है ये, इसको धीरे धीरे करके आप लोग समझेंगे, एक बार फिर से अपना देखेंगे चैप्टर तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम लोग डीसी जो जनरेटर है इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डीसी जनरेटर होता है, सबसे पहले उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड। अगर सेपरेटली एक्साइटेड की दोस्तों बात करते हैं तो सेपरेटली का मतलब हो गया कि उसको हम पृथक उत्तेजन करते हैं, और बी हो गया स्वतः उत्तेजन। दोस्तों एक लाइन आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई जनरेटर है उसमें क्या होता है, उसकी वर्किंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख के यदि घुमाते हैं तो वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और तब उसको घुमाना है, तो उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने लगता है। तो दोस्तों पृथक उत्तेजन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो अगर हम दोनों कुंडली को अलग अलग उत्तेजित करते हैं, अलग अलग उनका कनेक्शन अलग अलग होता है, तो उसको हम पृथक उत्तेजन बोलते हैं। और स्वतः उत्तेजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों कुंडली आपस में जुड़ी होती हैं और उसको या तो हम श्रेणी में लगाते हैं या समांतर में लगाते हैं। इस तरीके से हमारा जो जनरेटर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक स्वतः उत्तेजन हो गया और दूसरा पृथक उत्तेजन हो गया। अगर स्वतः उत्तेजन की दोस्तों बात करते हैं तो दोनों कुंडली यदि सीरीज में लगी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज जनरेटर, और यदि दोनों समांतर में लगी होती है तो उसको बोलते हैं समांतर जनरेटर। ये इक्वेशंस हैं। सीरीज में आपको पता है कि तीनों करंट का मान सेम होगा, तो दोनों कुंडली और लोड में करंट का मान जो जाएगा वो समान जाएगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। लाइन वोल्टेज का मान IL बराबर E अपॉन RA आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर कुंडली का रेजिस्टेंस है, RSE जो क्षेत्र कुंडली आपने लगाया उसका प्रतिरोध है, RL अगर आपने लोड लगाया है तो लोड का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी श्रेणी जनरेटर है, या अगर हम दोनों कुंडली को समांतर में लगा देते हैं उसको बोलते हैं शंट जनरेटर। शंट में क्या होता है, इसमें करंट का मान अलग अलग होगा। तो सबसे पहले आर्मेचर करंट का मान जो होता है IA बराबर IL प्लस ISH होता है। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज का मान सेम होता है, जो आर्मेचर कुंडली को वोल्टेज मिलेगा वही क्षेत्र कुंडली को वोल्टेज मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं
तो कंपाउंड का मतलब होता है श्रेणी और समांतर को अगर हम लोग मिला दें तो वहाँ पे कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, उसमें श्रेणी कुंडली भी होगी, समांतर कुंडली भी होती है। ठीक है, ये जो कंपाउंड जनरेटर होता है दोस्तों दो तरीके का होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में दोस्तों क्या होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान के में अंतर हो जाता है, इसलिए उसको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। इसमें फ्लक्स का मान कम हो जाता है। इसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में और चाप वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्यूमुलेटिव मीन्स होता है दोस्तों जोड़। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है, इसलिए सीरीज जनरेटर के लगभग काम करता है। और इसका उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में, रेलवे में, लेथ मशीन में, इन सब जगहों पे हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारी इसमें हानियां होती हैं, आपको पता है कि ताम्र हानियां और लौ हानियां दो मेन हानियां होती हैं। तीसरी इसमें आंतरिक हानियां हो जाती है, क्योंकि इसमें घूमने वाला पार्ट होता है। अगर ताम्र हानियां की दोस्तों बात करते हैं तो हमारे पास जो आर्मेचर कुंडली और क्षेत्र कुंडली में जो हानियां होती हैं उसको हम ताम्र हानियां बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी तांबे की बनी होती हैं। और जो हमारे पास लौ हानियां हैं, लौ हानियां दो प्रकार की होती हैं। एक एडी करंट लॉस होता है, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। एडी करंट को हम लोग बोलते हैं भंवर धारा हानियां, और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको हम बोलते हैं शैथिल्य हानियां। इस तरीके से इन दोनों हानि फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो अगर हम शैथिल्य हानियां की बात करते हैं तो बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू वी होता है। और अगर हम लोग एडी करंट की बात करते हैं तो एडी करंट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, सब में स्क्वायर चलता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि हमारे पास जो लौ हानियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यांत्रिक हानियों की बात करते हैं। मैकेनिकल लॉस जो होता है, यांत्रिक हानियां जो होती हैं वो बेसिकली वायु घर्षण के कारण, बेरिंग घर्षण के कारण और ब्रशों कम्यूटेटर की घर्षण के कारण होती हैं। ये बेसिकली जो हानियां होती हैं ये हमारे जनरेटर में जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उसमें जो घर्षण होता है उसके कारण होता है दोस्तों। ठीक है, डीसी जनरेटर की दक्षता की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षता आपको पता है कि यांत्रिक दक्षता की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्पन्न विद्युत शक्ति अपॉन इनपुट यांत्रिक शक्ति, तो ये हमारा कहलाता है यांत्रिक दक्षता। अगर विद्युत दक्षता की बात करते हैं तो आउटपुट विद्युत शक्ति और उत्पन्न विद्युत शक्ति, इनका जो अनुपात होता है इसको हम बोलते हैं विद्युत दक्षता। व्यवसायिक दक्षता की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो आउटपुट विद्युत शक्ति और इनपुट विद्युत शक्ति इंटू 100 अगर हम लोग बात करें तो ये व्यवसायिक दक्षता निकल के आती है। व्यवसायिक दक्षता जो होती है वो यांत्रिक दक्षता और विद्युत दक्षता के गुणनफल के बराबर होती है दोस्तों। डीसी जनरेटर की जो दक्षता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कई बार पूछा गया डीसी जनरेटर की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो डीसी जनरेटर की जो हमारी दक्षता होती है वो 85 से लेके 95% तक होती है दोस्तों। ये 85 से 95 के बीच में ही लाई करती है, इससे ना तो कम होती है ना तो इससे ज्यादा होती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 के ऊपर जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम दो या दो से अधिक जनरेटर को समांतर में जोड़ते हैं क्या फायदा होता है कि समांतर में जोड़ने से क्या होता है कि दो जनरेटरों को समांतर में चलाने से सप्लाई की स्थिरता के साथ साथ मरम्मत की सुविधा, मान लीजिए कोई अगर एक जनरेटर खराब हो जाता है तो दूसरा जनरेटर प्रॉपरली काम करता रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं दो या दो से अधिक जनरेटर को समांतर में जोड़ देते हैं। लोड शेयरिंग हो जाती है, अगर लोड ज्यादा होता है तो हम दो जनरेटर समांतर में लगा देते हैं तो लोड का इफेक्ट जो होता है वो कम से कम हो जाता है। और इसमें हम कैसे जोड़ते हैं तो धन से धन को, ऋण से ऋण को जोड़ते हैं। दोनों जनरेटरों का वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए। अगर दो समांतर में चल रहे हो तो एक जनरेटर हटा लिया जाए तो पहले उत्तेजन धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने आज इसको डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको धीरे धीरे करके आपको कर सकते हैं। पहले चैप्टर को एक बार अपने तरीके से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लास्ट में इसमें देखिए मैंने आंसर की भी दे रखा है, उसको आंसर की को आप उसको देख के आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग यूपीपीसीएल और आरबीएनएल की वाकई में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं आप तक शेयर करूंगा। हम अभी 7वें चैप्टर पे हैं, ऐसे ही करके हम लोग 20-25 चैप्टर तक चलेंगे।
जो इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रीवियस आए हुए हैं यूपीपीसीएल आरबीएनएल में, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके आंसर की आपको शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों का यूपीपीसीएल या आरबीएनएल में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू अगेन।